नमस्कार, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी छात्रों का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। आज के इस वीडियो में 21 मई 2023 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे, संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। जो भी छात्र हमसे पहली बार जुड़े हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, आपको बता दूं हमारे तमाम स्टडी मटेरियल, नोट्स आदि के लिए आप बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहीं पर आपको सारा मटेरियल आदि मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न था कि वाणिज्य मंत्रालय की सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश हाल ही में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है, या फिर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बनकर उभरा है। इस प्रश्न की कंप्लीट जानकारी हमने आपको पिछले वीडियो में दिया था और आपको बताया था नीदरलैंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये जानकारी यहाँ पर ध्यान रखें, कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं आप लोग से कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी विस्तार पूर्वक लिखें। और ये जो रिपोर्ट आई थी इसकी जानकारी हमने आपको दिया था और जानकारी देते हुए ये बतलाया था कि इस समय यानी कि मौजूदा समय में जो भारत का तीन सबसे बड़ा निर्यातक देश है, इनमें पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई और तीसरे स्थान पर है नीदरलैंड। ये अपडेटेड डेटा है, इसे आप ध्यान रखेंगे। लेकिन वहीं पर बात करें तीन सबसे बड़े आयातक देश की भारत के संदर्भ में, तो इसमें भी पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चाइना और तीसरे स्थान पर संयुक्त अरब अमीरात है। इस चीज को यहां से आप ध्यान रखेंगे। हालांकि नीदरलैंड की चर्चा हुई तो नीदरलैंड के बारे में कुछ अहम जानकारियां हमने आपके साथ साझा किया था, जो कि हाल ही के दिनों में खबरों का विषय रहा था। जैसे कि स्टीफन माइबर्ग जो कि नीदरलैंड के क्रिकेटर हैं, इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की। और इसके अतिरिक्त नीदरलैंड ने दुनिया में अपनी छवि को आसान बनाने के लिए हॉलैंड नाम को हटा दिया। जिस प्रकार से भारत को हिंदुस्तान और भारत के भी नाम से जानते हैं, उसी प्रकार से नीदरलैंड एक देश है जिसे कि हॉलैंड नाम से भी जाना जाता है। लेकिन आधिकारिक तौर पर नीदरलैंड सरकार ने हॉलैंड नाम को अब हटा दिया है, ये ध्यान रखेंगे। और इसके अतिरिक्त नीदरलैंड से संबंधित एक पॉइंट ये भी है कि नीदरलैंड का एक शहर है हार्लेम, ये मांस के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बना है। ये जानकारी हमने आपको विस्तार पूर्वक दिया था। और बात करें यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है और इसकी स्थापना हुई थी 26 जून 1945 को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय को आप यहाँ पर तस्वीर में बैकग्राउंड में देख सकते हैं। हालांकि इन सब के अतिरिक्त सिपरी की एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट के बारे में जो जानकारी हमने आपको दिया था, ये भारत के संदर्भ में अति महत्वपूर्ण है। ये जानकारी यहाँ पर यह था कि हाल ही में वैश्विक संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिन्हें कि आप शॉर्ट में सिपरी नाम से जानते हैं, तो सिपरी द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक बनकर उभरा है। क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे आयात और निर्यात की, तो इस वजह से यहाँ पर हमने इसे शामिल किया है। अगर हम बात करें नवीनतम रिपोर्ट की जो सिपरी के भी हाल ही में जारी हुई थी, तो भारत मौजूदा समय में विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बनकर उभरा है। और यहाँ पर यह डेटा आपको ध्यान रखना है कि पिछले 5 वर्षों में भारत के हथियार और रक्षा उपकरणों के आयात में 24% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, निश्चित तौर पर यहां से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। सिपरी की बात करें तो यह एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1966 में। तो आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि पटना के ज्ञान भवन में हाल ही में 2 दिवसीय स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। बताएं कि इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है। इस प्रश्न के हम राइट आंसर की बात करें तो ये 2 दिवसीय स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2.0 का उद्घाटन अभी हाल ही में तेजस्वी यादव द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। संबंधित तथ्यों में हमारा पहला पॉइंट यहाँ पर है कि हाल ही में पटना के ज्ञान भवन में 2 दिवसीय स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। और ये 2 दिवसीय स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव की आयोजन तिथि की बात करें तो ध्यान रखेंगे 19 और 20 मई 2023 को ये यहाँ पर आयोजित हुआ है पटना के ज्ञान भवन में। और इसका उद्घाटन बिहार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव द्वारा किया गया। ये भी जानकारी यहाँ पर ध्यान रखें। चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं खेल की, तो बिहार के दृष्टिकोण से खेल के संदर्भ में एक जानकारी हमने आपको दिया था जो कि अति महत्वपूर्ण है। आई थिंक आपको याद होगा। ये पॉइंट यहाँ पर यह है कि खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए प्रतिबद्ध बिहार सरकार द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को 25 मार्च 2023 को एक स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता दिया गया। यानी कि मूल रूप से आप यहाँ पर इस बात का ध्यान रखेंगे कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को एक स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता मिला है 25 मार्च 2023 को बिहार सरकार की तरफ से। अब ये कानूनी मान्यता मिलने के बाद बिहार राज्य खेल प्राधिकरण बिहार से संबंधित खेल और खिलाड़ियों को लेकर कोई भी घोषणा या फिर कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है।
ये चीजें यहाँ से ध्यान रखें। क्योंकि यहाँ पर बात हुई बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की, तो ये भी ध्यान रखेंगे कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक वर्तमान में रविंद्रन शंकरन है। ये जानकारी अहम है, सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। क्योंकि बात हो रही थी बिहार के खेल और खिलाड़ियों की, तो इसको लेकर बिहार के संदर्भ में पिछले 5 महीने में जितने भी प्रश्न बने हैं उसका एक संग्रह करते हुए एक वीडियो के माध्यम से हमने सारी जानकारी आपको दिया है। आप चाहें तो यहाँ पर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। साथ साथ चैनल पर जो टॉपिक स्टडी वाला सेक्शन है वहां पर भी जाकर आप इस वीडियो को देख के बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। यहाँ पर सारी जानकारी हमने विस्तार पूर्वक दिया है। स्टैटिक पोर्शन भी यहाँ से आपका मजबूत होगा, तो सभी छात्र इस वीडियो को जरूर देख लेंगे। अब यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है कि फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया अर्थात फॉक्सी ने हाल ही में बिहार के किस जिले में गुणवत्तापूर्ण मातृत्व देखभाल के लिए पूर्वी भारत का पहला कौशल संवर्धन केंद्र की स्थापना की है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा, इसकी स्थापना अभी हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में किया गया फॉक्सी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यह पूर्वी भारत का पहला कौशल संवर्धन केंद्र है जिसकी स्थापना अभी हाल ही में फॉक्सी द्वारा किया गया है। इनसे संबंधित तथ्यों की चर्चा करें तो यही जानकारी यहाँ पर दर्शाया गया है कि फॉक्सी द्वारा गुणवत्तापूर्ण मातृत्व देखभाल के उद्देश्य से भारत के पूर्वी क्षेत्र का पहला कौशल संवर्धन केंद्र का शुरुआत बिहार की राजधानी पटना में की है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। हालांकि आगे बढ़ने से पहले एक अहम जानकारी आपको दे दूं। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि हमारे सारे स्टडी मटेरियल और नोट्स आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन आप सबों की डिमांड पे एक ग्रुप की शुरुआत की जा रही है टेलीग्राम पर। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए जो व्हाट्सअप नंबर आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस व्हाट्सअप नंबर पर BPSC 23 लिखकर आपको मैसेज करना है। वैसे छात्र ही मैसेज करेंगे जो इस ग्रुप को ज्वाइन करने के इच्छुक हैं। तो निश्चित तौर पर वही सारे मटेरियल यहाँ पर भी आपको मिलेगा जो आपको एप्लीकेशन पर मिल रहा है। हालांकि इस तरह के ग्रुप चलाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं थी, सारे मटेरियल आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर ही उपलब्ध कराया जा रहा था। लेकिन बहुत सारे छात्रों का शिकायत यह था कि सर हमारे पास आईफोन है जिसमें बीपीएससी मेकर ऐप नहीं चलता। एक्चुअली में बात यह है कि जो बीपीएससी मेकर ऐप है ये सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म या फिर एंड्रॉयड मोबाइल पर ही चलता है। तो iOS पे अभी ये फिलहाल उपलब्ध नहीं है, जिस वजह से आईफोन में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर वैसे छात्रों को ध्यान रखते हुए ये ग्रुप संचालित किया जा रहा है। इसकी शुरुआत अभी हाल ही में हुई है। तो वैसे छात्र जो एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना चाहते या फिर डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में आपके लिए सुविधा है कि आप टेलीग्राम पर जो हमारा पेड ग्रुप है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। खास करके जो बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, जो एग्जाम आपका 30 सितंबर 2023 को प्रस्तावित है, तो जो चीज़ें आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं ये तमाम चीज़ें इसमें इंक्लूड है। डेली बेसिस पर यहाँ पर आपको अपडेट रखा जाएगा मटेरियल से। इसी में आपका टेस्ट सीरीज आदि भी इंक्लूडेड है, यानी कि जो सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन पर मिल रही थी वो सभी यहाँ पर आपको मिलेगा। तो बस आपको करना क्या है, ये व्हाट्सअप नंबर पे BPSC 23 लिखकर मैसेज कीजिए। हालांकि बीपीएससी मेकर ऐप पर यही वो कोर्स है जिसके अंतर्गत हमारे सारे स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार दोनों जगहों में से कहीं एक जगह आपको ज्वाइन करना है और अपनी तैयारी को एक नई दिशा देना है। आप इस बात का ध्यान रखेंगे, आपका जो 69वीं बीपीएससी एग्जाम प्रस्तावित है ये 30 सितंबर 2023 को आयोजित होना है। तो इस दिशा में समय को ध्यान रखते हुए कोर्स को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि एक कहावत है कि युद्ध से पहले युद्ध की तैयारी की जाती है। तो तैयारी अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए। जिस प्रकार से हम आपको सुनियोजित तरीके से सारी चीजें देने वाले हैं, निश्चित तौर पर ये आपकी बीपीएससी एग्जाम में सिलेक्शन का निर्धारण करेगा। तो ध्यान रखें, जितने भी छात्र खास करके घर बैठे रहकर तैयारी में लगे हैं तो इसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। निश्चित तौर पर यहाँ से आपको फायदा होगा। तो ये तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में कर्तव्य पथ के पॉकेट मैप का अनावरण किया गया? इसका अनावरण अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। संबंधित तथ्यों के अंतर्गत हमारा पहला पॉइंट यहाँ पर है कि हाल ही में 18 मई 2023 को 15वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य पथ के एक पॉकेट मैप का अनावरण किया है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, 15वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अभी हाल ही में कर्तव्य पथ के पॉकेट मैप का अनावरण किया गया 18 मई 2023 को। अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा गया कि जिसमें इंडिया गेट परिसर के आसपास स्थित विभिन्न राज्य सदनों और ऐतिहासिक सांस्कृतिक संस्थानों की जानकारी दी गई है, अर्थात इस पॉकेट मैप में। हालांकि कुछ और भी जानकारी है, जैसे अगले पॉइंट में हम बात करें तो रायसीना हिल कॉम्प्लेक्स को इंडिया गेट से जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजधानी के औपचारिक बुलेवार्ड राजपथ का नाम पिछले साल सितंबर 2022 में कर्तव्य पथ कर दिया गया था। हालांकि इसकी कंप्लीट जानकारी अभी मैं थोड़ी देर में आपको देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट ये भी है कि कुछ समय बाद पुनर्निर्मित सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के हिस्से के रूप में भी इसका उद्घाटन किया गया था। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि राजपथ का नाम में बदलाव हुआ और साथ साथ ये जो सेंट्रल विस्टा एवेन्यू है ये आखिर है क्या?
तो दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनना स्वाभाविक है। तो दोनों की जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे कि हम बात करें सेंट्रल विस्टा एवेन्यू की, तो राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के मध्य की सड़क और उसके दोनों तरफ के इलाके को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं और इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था पिछले वर्ष 2022 में। और यहाँ पर अगला पॉइंट हमारा है कि आजादी से पहले राजपथ को किंग्स वे और जनपथ को क्वींस वे के नाम से जाना जाता था। और आपको यहाँ पर इसी बात का ध्यान रखना है कि स्वतंत्रता मिलने के बाद क्वींस वे का नाम बदलकर जनपथ कर दिया गया, लेकिन वहीं दूसरी ओर किंग्स वे राजपथ के नाम से जाना जाने लगा। तो यहाँ पर इस बात को आप समझिएगा कि आजादी से पहले की बात करें तो जनपथ, और अगर हम राजपथ की बात करें तो जनपथ को जाना जाता था क्वींस वे के नाम से और राजपथ को जाना जाता था किंग्स वे के नाम से। और आज़ादी के बाद दोनों नामों में परिवर्तन हुआ था, लेकिन अभी हाल ही के समय में अपनी आज़ादी का, जब अपना भारत अपनी आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ मना रहा है आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में, तो इस अवसर पर सितंबर 2022 में इसका नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया था। ये जानकारी पिछले वर्ष भी विस्तार पूर्वक हमने आपके साथ साझा किया था। आई होप कि आप यहाँ पर जनपथ, राजपथ और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के बारे में अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। फिलहाल अब यहाँ पर हम इसे स्किप करते हुए चलते हैं चौथे प्रश्न पे। ये हमारा चौथा प्रश्न है कि भारतीय सेना की गजराज कोर ने हाल ही में किस राज्य में जल राहत नामक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया है। तो भारतीय सेना की गजराज कोर द्वारा ये बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया गया असम में। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। संबंधित तथ्यों के अंतर्गत पहला पॉइंट हमारा है कि भारतीय सेना के गजराज कोर ने हाल ही में 16 मई 2023 को असम के मानस नदी पर बने हाग्रामा पुल पर जल राहत नामक एक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया है। एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ये कौन से नदी पर आयोजित हुआ है। ध्यान रखेंगे मानस नदी पर बने पुल हाग्रामा पुल पर यह जल राहत नामक एक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया गया भारतीय सेना की गजराज कोर के द्वारा 16 मई 2023 को। बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर इस पॉइंट में छिपे हुए हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, विशेष रूप से बाढ़ जैसी आपदा के विरुद्ध भारतीय सेना की तैयारियों और क्षमताओं को प्रदर्शित करना है और कहीं ना कहीं इसका आकलन भी करना है, जिसको लेकर अभी हाल ही में ये बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया गया संयुक्त तौर पर। अब अगले पॉइंट की बात करें, यहाँ पर इस अभ्यास में भारतीय सेना के अलावा सशस्त्र सीमा बल, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और पुलिस प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यहाँ पर इसी वजह से लिखा गया था यह एक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास है। अब यहाँ पर अगले प्रश्न पे जाने से पहले असम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, उसे देख लेते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि असम की राजधानी है दिसपुर। आप लोगों ने कई बार पढ़ा, आपको याद भी होगा। राज्यपाल की बात करें तो मौजूदा समय में असम के राज्यपाल जगदीश मुखी, जबकि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। असम में जिलों की संख्या है कुल 33। राजकीय पशु की बात करें तो असम का राजकीय पशु भारतीय गेंडा है। राजकीय पक्षी की बात करें तो सफेद पंख वाला बतख असम का राजकीय पक्षी है। और लोकसभा सीटें की बात करें तो 14 और राज्यसभा सीट 7 यहाँ पर निर्धारित है। असम के बारे में एक अहम जानकारी जून 2021 में हमने आपको दिया था कि जून 2021 में भारत सरकार द्वारा 2 नए राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने के बाद असम में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या 7 हो गई है। और आपको ध्यान रखिए ये 7 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं यहाँ पर दर्शाया गया है। जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नेमरी नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, उसके अतिरिक्त राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क और रायमोदा नेशनल पार्क। 2021 में जो 2 नया नेशनल पार्क बनाया गया, ये देहिंग पटनाई नेशनल पार्क और रायमोदा नेशनल पार्क। इससे पहले 5 ही नेशनल पार्क या फिर राष्ट्रीय उद्यान थे, लेकिन कुल मिला के अब 2021 में जो घोषणा हुई, कुल मिला के मौजूदा समय में 7 नेशनल पार्क है यहाँ पर असम में। तो असम से संबंधित ये सारी जानकारी ध्यान रखिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिलहाल अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। 5वां प्रश्न है कि हाल ही की घोषणा के अनुसार G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी। तो जो नवीनतम घोषणा हुई इसके आधार पर इसका आयोजन किया जाना है श्रीनगर में। तो ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं विस्तार पूर्वक कि G20 पर्यटन कार्य समूह या फिर टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की जो तीसरी बैठक है ये शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर में आयोजित की जाएगी। और इसके आयोजन तिथि की बात करें तो ये 22 मई से 24 मई 2023 तक आयोजित होना है। 22, 23 और 24 यानी कि एक 3 दिवसीय कार्यक्रम है या फिर 3 दिवसीय आयोजन है, जिसका अभी हाल ही में आयोजन किया जाना है शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर में। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है, श्रीनगर से संबंधित कुछ जानकारी हमने आपके समक्ष रखा है। जैसे कि श्रीनगर की बात करें तो ये जम्मू और कश्मीर की राजधानी है और यह कश्मीर घाटी में झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। इस तरह से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं कि जो शहर है
वो एग्जाम में आपको पूछा जाता है किस नदी के किनारे बसा हुआ है। और झेलम नदी की बात करें तो जो कि सिंधु नदी की एक प्रमुख उपनदी है, ये भी आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर है जम्मू कश्मीर से संबंधित की केबल आधारित भारत का पहला रेलवे पुल जम्मू कश्मीर में अंजी नदी पर तैयार किया जा रहा है। ये तो आप सभी जानते हैं कि केबल आधारित जो भारतीय रेलवे का पहला पुल है ये जम्मू कश्मीर में तैयार किया जा रहा है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये आपको ध्यान रखना है, जहां पर आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे, इसका निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बीपीएससी के दृष्टिकोण से खास करके। तो अंजी नदी पर इसका निर्माण किया जा रहा है। इस प्रकार से प्रश्नों को डीप में भी जाकर आपको पढ़ना है, तभी जाकर सफलता आपको हाथ लगेगी। अगर आप यहाँ पर शॉर्ट में पढ़कर निकलते जाएंगे तो वहां पर प्रॉब्लम ये होगी कि आप चीजों को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाएंगे, आपकी जानकारी आधी अधूरी रहेगी। तो इस चीज को ध्यान रखिए। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है इसी पुल से संबंधित। तो इस पुल को उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत बनाया जा रहा है। ये परियोजना का भी नाम आपको ध्यान रखना है, इसी के अंतर्गत इसका निर्माण कार्य संचालित है। नेक्स्ट यहाँ पर बात हो रही थी G20 की। तो G20 के बारे में भारत के संदर्भ में एक अहम जानकारी है। दिसंबर 2022 में इंडोनेशिया के बाली में 17वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इसमें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने भारत को इसकी कमान सौंपी थी। और आपको ये ध्यान रखना कि 17वें G20 शिखर सम्मेलन की जो थीम थी ये रिकवर टुगेदर और रिकवर स्ट्रॉन्गर, ये 2022 का निर्धारित थीम था 17वां G20 शिखर सम्मेलन का, जो कि इंडोनेशिया के बाली में आयोजित हुआ। और भारत के संदर्भ में ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 दिसंबर 2022 को जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो है, इसकी कमान यानी कि G20 की जो कमान है ये भारत को सौंपी है। यानी कि अगले 1 साल तक G20 का जो भी कार्य उद्देश्य है उसको आगे बढ़ाएगा भारत। तो इसी दिशा में यहाँ पर G20 की हमने चर्चा कर दी। हालांकि G20 की क्षेत्रीय बैठक को लेकर कई सारे प्रश्न बने हैं, जैसे कि हमने कई बार आपको जानकारी विस्तार पूर्वक दिया है। जैसे कि इसी प्रश्न में देख लीजिए, अभी जो हमने दिया कि G20 वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कश्मीर में आयोजित होनी है। लेकिन इसी प्रकार से एक जानकारी ये भी आपको दिया गया था कि G20 की पहली शेरपा बैठक भारत में कहाँ आयोजित हुई। इस प्रकार से चीजों को रिलेट करके आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा छठा प्रश्न है कि हाल ही में टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को किस देश के सर्वोच्च सम्मान शेवलियर डी ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फ्रांस। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं संबंधित तथ्यों की। पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर यह है कि हाल ही में 16 मई 2023 को टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को भारत और फ्रांस के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवलियर डी ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया। आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे उन्हें यह सम्मान क्यों मिला है। तो भारत और फ्रांस के बीच जो व्यापार संबंध है उनको मजबूत करने के लिए, उनके प्रयासों के लिए जो उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया, इन्हीं के लिए सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया फ्रांस सरकार के द्वारा, जो कि फ्रांस सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगले पॉइंट की बात करें तो फ्रांस की विदेश मामलों की मंत्री कैथरीन कोरोना ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति की ओर से एन चंद्रशेखरन को यह पुरस्कार प्रदान किया है। अब यहाँ पर जानबूझ के हमने फ्रांसीसी राष्ट्रपति का नाम नहीं लिखा है। आप लोग कमेंट कीजिए, देखते हैं कितने छात्रों को पता है। मान के चलिए ये प्रश्न आपका 69वीं बीपीएससी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि फ्रांस के राष्ट्रपति मौजूदा समय में कौन है। देखते हैं कितने छात्रों को पता है। बिना चीटिंग के हुए कमेंट बॉक्स में लिखिए कि फ्रांस के मौजूदा राष्ट्रपति कौन है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। हमारा अगला पॉइंट है कि इससे पूर्व इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस किरण कुमार को वर्ष 2019 के लिए फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2019 में किया गया था। इसरो के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, इनका नाम है एस किरण, और आपको यहाँ पर ये जानकारी ध्यान रखना है। अगले पॉइंट की बात करें तो इस पुरस्कार की स्थापना 1802 में नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था। यानी कि जो फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार है शेवलियर डी ला लीजन डी ऑनर, ये 1802 में स्थापित किया गया था नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा। तो इस प्रश्न से संबंधित ये सारी अहम जानकारियां आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में कर्नाटक के 24वें मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा सिद्धारमैया। आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं विस्तार पूर्वक कि हाल ही में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सिद्धारमैया दूसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हैं, जो कि 24वें मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं। आपको याद होगा 2 से 3 दिन पहले हमने आपको जानकारी दिया था कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में
कांग्रेस की विजय हुई है, कांग्रेस विजय रहा है, तो ऐसे में यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बननी अब निर्धारित है और इसी दिशा में अभी हाल ही में 24वें मुख्यमंत्री चुने गए सिद्धारमैया, ये यहाँ से ध्यान रखेंगे। हालांकि उन्होंने 23वें मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का स्थान लिया, यानी कि भाजपा की जो सरकार थी तो 23वें मुख्यमंत्री के रूप में बसवराज बोम्मई कार्यरत थे। हालांकि इनसे पूर्व 22वें जो मुख्यमंत्री थे वे आपको ध्यान रखना सिद्धारमैया ही थे। इससे पूर्व 2013 से 2018 तक सिद्धारमैया कर्नाटक के 22वें मुख्यमंत्री रहे थे, अर्थात दूसरी बार है जब वे कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हैं और 24वें मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं। यही जानकारी यहाँ पर दर्शाई गई है, ध्यान रखेंगे। हालांकि अगले पॉइंट की हम यहाँ पर बात करें कर्नाटक के बारे में, तो कर्नाटक राज्य का गठन 25 अक्टूबर 1947 को हुआ था और तभी इसे मैसूर के नाम से जाना जाता था, लेकिन जिसे कि 1 नवंबर 1973 में कर्नाटक नाम दिया गया, तो ये ध्यान रखेंगे। हालांकि इसकी स्थापना जो हुई थी ये 25 अक्टूबर 1947 को हुई थी। अब यहाँ पर कांग्रेसी नेता के चंगल रॉय रेड्डी कर्नाटक अर्थात मैसूर राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने थे। जब इसकी स्थापना हुई थी, कर्नाटक की राज्य की जो स्थापना हुई थी, मैसूर राज्य के रूप में इसकी स्थापना हुई थी 25 अक्टूबर 1947 को। तो उस समय इसके जो पहले मुख्यमंत्री बने थे ये के चंगल राय रेड्डी इसके पहले मुख्यमंत्री बने थे। ये मैसूर राज्य को जो कर्नाटक नाम दिया गया, ये भी तिथि इंपॉर्टेंट है, 1 नवंबर 1973 को ये नाम दिया गया। 1973 जो ईस्वी जब भी आप देखते हैं तो यहाँ से एक प्रश्न आपको ध्यान रखना है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1973 में, लेकिन प्रोजेक्ट चीता की जो शुरुआत हुई 17 सितंबर 2022 को, 23 नहीं बल्कि 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर प्रोजेक्ट चीता 17 सितंबर 2022 से, जबकि प्रोजेक्ट टाइगर 1973 और इंदिरा गांधी के शासनकाल में। ये सारी जानकारी अहम है और इसको लेकर हमने कई बार आपको विस्तार पूर्वक जानकारी भी दिया है। अब यहाँ पर जो भी बात हो रही थी कर्नाटक की, तो कर्नाटक के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी है। संबंधित तथ्यों के अंतर्गत ध्यान रखेंगे कि कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, आप सभी जानते हैं, और वर्तमान राज्यपाल है थारव चंद गहलोत। अगला पॉइंट हमारा है मुख्यमंत्री जो भी हाल ही में बने हैं 24वें मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। आप यहाँ पर नोट कर लेंगे कर्नाटक के ये 24वें मुख्यमंत्री अभी हाल ही में बने हैं। कर्नाटक में जिलों की संख्या है 31 और राज्य के पशु है हाथी, राज्य के पक्षी नीलकंठ, राजभाषा कन्नड़, लोकसभा सीटें 28 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 12। ये जानकारी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न की हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार जल जीवन मिशन ने कितने करोड़ नल जल कनेक्शन की उपलब्धि हासिल की है। ये नवीनतम रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के आधार पर बात करें तो इसका राइट आंसर होगा 12 करोड़, अर्थात ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसके तहत यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि आज़ादी के अमृत काल के तहत जल जीवन मिशन देश के 12 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में नल के माध्यम से सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने के लिए एक नई उपलब्धि हासिल की है। तो कुल मिला के आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये जो आंकड़ा है ये 12 करोड़ से अधिक का आंकड़ा अभी हाल ही में पूरा किया है। ये रिपोर्ट अभी हाल ही में आई थी, जिसको ये लेकर ये सारी बातें आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है जल जीवन मिशन की, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी ये अहम हो जाता है। तो जल जीवन मिशन की शुरुआत जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2019 को किया गया था। निश्चित तौर पर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये तो बात हुई जल जीवन मिशन के बारे में। हालांकि बिहार के संदर्भ में बात करें तो बिहार में भी ऐसी ही एक योजना संचालित है। तो बिहार के संदर्भ में बात करें तो बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना के तहत हर घर नल का जल योजना सितंबर 2016 से कार्यान्वित है और इसका उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य राज्य के शहरी और ग्रामीण इलाकों में पाइपलाइन के जरिए साफ पानी पहुंचाना है। चूंकि यहाँ पर बात हुई 7 निश्चय योजना के बारे में, तो इसी के अंतर्गत ये क्रियान्वित है सितंबर 2016 से। अब यहाँ पर 7 निश्चय योजना की बात करें तो इसको लेकर यहाँ पर हमने सारी जानकारी आपके समक्ष रखा है। ये बिहार सरकार की जो नीतीश कुमार सरकार है इसकी एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसकी पहले पार्ट यानी कि फेज 1 की जो शुरुआत हुई थी वर्ष 2015 में हुई थी और इसके तहत ये 7 चीजें निर्धारित थी और जो अभी हमने आपको जानकारी दिया हर घर नल का जल, इसी के अंतर्गत ये समाहित है, इसी के तहत ये कार्यान्वित है 2016 से। ये जानकारी यहाँ पर ध्यान रखेंगे। हालांकि यहाँ पर हम बात करें वर्ष 2020 की, तो वर्ष 2020 से इसका जो पार्ट 2 है यानी फेज 2 है 7 निश्चय योजना का, ये इसमें कार्यान्वित है। और यहाँ पर एक जानकारी आपको ये भी दे दूं, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। अभी जो हाल ही में बिहार का 111वां स्थापना दिवस मनाया गया था, इसका थीम निर्धारित था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। 111वां स्थापना दिवस मनाया गया था, जो इसका थीम था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। हालांकि अगर बात करें हम 2022 की जो 110वां स्थापना दिवस मनाया गया, इसका निर्धारित थीम था जल जीवन हरियाली। तो ये यहाँ से ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा नवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया। इसका आयोजन अभी हाल ही में ईटानगर में किया गया, अर्थात ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, यहीं पर इसका आयोजन किया गया है।
संबंधित तथ्यों की बात करें तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना कि दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में किया गया है और इसको लेकर आपको ध्यान रखना इसका आयोजन तिथि है 14 से 17 मई 2023। कई बार एग्जाम में आयोजन तिथि भी पूछा जाता है, तो इस वजह से यहाँ पर अब हम आपको सारी चीज़ों का जो मतलब सारे खेल या फिर कोई भी इवेंट होगा इस प्रकार से आयोजन तिथि भी हम आपको इंडिकेट करेंगे यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में। अगले पॉइंट की बात करें तो इस चैंपियनशिप में 6 देशों जिनमें कि भूटान, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, श्रीलंका और नेपाल के 100 से अधिक एथलीट और अधिकारियों ने भाग लिया था। कुल मिलाकर आपको ये ध्यान रखना कि 6 देशों के कह सकते हैं एथलीट और अधिकारियों ने भाग लिया था और इन 6 देशों का नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमारा अगला पॉइंट है कि इस चैंपियनशिप में भारत ने सर्वाधिक 16 स्वर्ण पदक अपने नाम किया है और पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। अगला पॉइंट यहाँ पर जो हमने जानकारी आपको दिया है कि जनवरी 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया है। ये काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहा था, चर्चे का विषय था, जिस वजह से यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश की चर्चा हुई इसी वजह से यहाँ पर हमने इसे शामिल कर दिया। ये सियोम पुल का उद्घाटन 2023 जनवरी में यानी कि इसी वर्ष जनवरी में इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया है। अगला यहाँ पर 10वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहां पर इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया है। देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है, इसका उद्घाटन अभी हाल ही में प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि विकल्पों में सिर्फ और सिर्फ मैदान का नाम दिया रहता, स्थान जो एग्जैक्ट जो प्लेस है वो दिया रहता और जो शहर है अगर वो दिया नहीं रहता तो यहाँ पर भी आप कंफ्यूजन का शिकार हो सकते थे। तो यहाँ पर आपको सारी पॉसिबिलिटी को ध्यान रखना है कि प्रश्न आपको किस प्रकार से पूछा जाएगा और आपको किस प्रकार से आंसर उसका देना है। तो जब आप चीज़ों को डिटेल में पढ़ते हैं तो हर प्रकार से आप आंसर देने में सक्षम हो पाते हैं। अब यहाँ पर हम इसके एक्सप्लेनेशन में बात करें तो पहला पॉइंट है कि भारत के 15वें व मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 18 मई 2023 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया और इस वर्ष 2023 में 47वां अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया। ये भी आप ध्यान रखेंगे। 18 मई 2023 को इसका उद्घाटन प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया। किनके द्वारा? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा। यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि प्रति वर्ष 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस से मनाया जाता है। आप सभी जानते हैं कि पिछले वाले वीडियो में भी हमने आपको जानकारी दिया था कि 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस से मनाया जाता है और इसी दिवस को मनाने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो का भी आयोजन किया गया। ये पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है 2023 में इसके थीम क्या है। जो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया इसका थीम है संग्रहालय स्थिरता और भलाई, यानी कि म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग। ये 2023 का इसका निर्धारित थीम है। और अगले पॉइंट पे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा 11वां प्रश्न है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक मोबाइल स्पीड के मामले में कौन सा देश दुनिया भर में शीर्ष स्थान पर है। ओखला की एक नवीनतम रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के आधार पर कतर इसमें पहले स्थान पर है। आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि हाल ही में ओखला की तरफ से अप्रैल 2023 के लिए ग्लोबल स्पीड टेस्ट रिपोर्ट जारी की गई और इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर 189.98 Mbps की औसत डाउनलोड स्पीड के साथ मोबाइल इंटरनेट की स्पीड के मामले में कतर पहले स्थान पर है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ये जो आंकलन हुआ ये 189.98 Mbps पर सेकेंड, इसका यानी कि Mbps यानी कि इसका जो सेंस हुआ, जो Mbps यानी कि MB पर सेकेंड, ये इसका सेंस हुआ, यानी कि एक सेकेंड में अगर हम बात करें 189.98 तकरीबन 190 MB डाउनलोड किया जा सकता है एक सेकेंड में। तो इसी चीज़ को लिखा जाता है Mbps, अर्थात यहाँ की जो औसत स्पीड है, डाउनलोड स्पीड 190 के आसपास है। ये यहाँ से ध्यान रखेंगे। वहीं पे अगले पॉइंट की बात करें तो कतर के बाद संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई और उसके बाद मकाऊ, कुवैत, नॉर्वे, डेनमार्क, बहरीन, दक्षिण कोरिया और चीन का स्थान आता है। लेकिन भारत के दृष्टिकोण से देखें तो भारत इस मामले में काफ़ी ज़्यादा पीछे है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत इस सूची में 60वें स्थान पर है। हालांकि आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, पिछली बार जो रिपोर्ट आई थी तो पिछली रिपोर्ट के अनुसार भारत 64वें स्थान पर था और 4 स्थानों का छलांग लगाकर 60वें स्थान पर अब पहुँच चुका है। तो यानी कि आपको यहाँ से ये ध्यान रखना कि 4 अंकों का सुधार या फिर 4 स्थानों का सुधार भारत ने किया है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा प्रशांत दामले, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे अभी हाल ही में अखिल भारतीय नाट्य परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में प्रशांत दामले को चुना गया या फिर इनकी नियुक्ति हुई है। तो ये सारी बातें यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। हालांकि आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, आप अगर किसी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं और मूल रूप से अगर आप उसी परीक्षा पर केंद्रित है तो आपकी तैयारी को चाहिए कि आप उसे सुनियोजित तरीके से करें। तो इसको लेकर के आप बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड करके हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं।
हालांकि इसके अतिरिक्त जो जानकारी हमने आपको ग्रुप के बारे में दिया, जो पेड ग्रुप है, आप चाहें तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार दोनों जगहों में से कहीं एक जगह कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न पे। प्रश्न है कि मई 2023 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने के संदर्भ में कौन सा मिलान सही है। निश्चित तौर पर यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी जानकारी हालांकि हमने आपको विस्तार पूर्वक दिया है। कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। आप कोशिश कीजिए कि इसके बारे में आप वहाँ पर विस्तार पूर्वक लिख सकें। और एक जानकारी ये भी लिखिएगा कि नवीनतम जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के आधार पर मनरेगा मजदूर की जो दैनिक मजदूरी है बिहार में कितनी निर्धारित है और सबसे अधिक किस राज्य में है, सबसे कम किस राज्य में है। अगर आप डेली बेसिस पर हमारे वीडियोज़ को फॉलो किए हैं तो निश्चित तौर पर ये सारी जानकारी आपको याद होगी। हमें भी अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं और आप लोग जब वहाँ पर लिखते हैं विस्तार पूर्वक, तो हमें ये जानकर खुशी होती है कि आप लोग हमारे द्वारा पढ़ाए हुए चीज़ों को याद रखते हैं और आपकी इससे हेल्प हो रही है। तो इस बात का ध्यान रखें। जाते जाते इस वीडियो को लाइक करते जाइए। आज के इस वीडियो का मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 700 लाइक का। इतने लोग वीडियो को देखते हैं, 5 से 6 हज़ार व्यू, औसतन व्यू है 5000, तो आप लोग 700 लाइक तक नहीं पहुँच जाते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।